आज बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स में अगला जो लेसन है वह है मांग की लोच। मांग की लोच किसे कहेंगे, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। मांग की लोच का मीनिंग, मांग के निर्धारक तत्व अपन ने देखे थे। डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और एम। मान लीजिए तीन चीज का फलन है, तो मांग के निर्धारक तत्व जो है, ये मांग के निर्धारक तत्व हो गए, ये मांग की मात्रा होगी, ये है निर्धारक तत्व। और ये है मांग मात्रा। मांग के निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने पर, इसमें परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति जो होगी उसे मांग की लोच कहेंगे। परिवर्तन में एक शब्द होना जरूरी है, परिवर्तन की प्रवृत्ति। परिवर्तन की प्रवृत्ति कह सकते हैं या परिवर्तन की दिशा कह सकते हैं, या फिर एक शब्द और काम में लिया जा सकता है, वह है प्रतिशत परिवर्तन होने पर। प्रतिशत परिवर्तन, तो परसेंटेज चेंज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परसेंटेज चेंज आएगा। इसके फलस्वरूप जो परसेंटेज चेंज मांग मात्रा में जो होगा उसे हम मांग की लोच कहते हैं। मीन्स अगर इसका मीनिंग देखें, मांग के निर्धारक तत्वों में प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन या परिवर्तन होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति या दिशा होगी वही आपकी मांग की लोच कहलाएगी। इसे हम मांग की लोच कहेंगे, मांग की लोच कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा अगर अपन देखें तो मांग की लोच बराबर जो आपका हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर आपका क्या होगा, मांग की लोच बराबर अगर अपन देखें तो मांग की लोच परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मांग मात्रा में जो परिवर्तन होगा उसे अपन मांग की लोच कहेंगे। मांग की लोच के यदि प्रकार देखा जाता है तो मांग की जो लोच है वह तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। मांग की लोच कौन कौन से प्रकार की होगी उसको देखिए। अपन ने यह कहा था कि डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और एम। तीन चीज़ों का फलन होता है, तो तीन प्रकार की मांग की लोच होगी। पहली मांग की जो लोच होती है, यदि अपन ये कहें डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ केवल प्राइस ऑफ एक्स का है और अन्य निर्धारक तत्वों को यदि स्थिर मान लिया जाता है, मीन्स परिवर्तन केवल कीमतों में परिवर्तन होगा, उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन की प्रवृत्ति होगी, वह मांग की कीमत लोच कहलाएगी। फिर दूसरा है, यदि ये दोनों स्थिर रहे, परिवर्तन उपभोक्ता की आय में यदि परिवर्तन होता है तो वह आय लोच कहलाएगी। और यदि पी एक्स और एम स्थिर रहता है और पी वाई में परिवर्तन होता है तो इसे अपन आर डी या तिरछी लोच कहते हैं। आर डी या तिरछी लोच कहते हैं। तो देखिए, एक तरीके से देखें तो मांग की लोच के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मांग की कीमत लोच, दूसरा मांग की आय लोच और तीसरा होता है मांग की आडी या तिरछी लोच। अब अपन वन बाय वन इन तीनों चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आता है कि मांग की कीमत लोच किसे कहेंगे। तो कीमत लोच जो आपकी होगी वह होगी, अगर अपन कीमत लोच को यदि देखा जाए तो कीमत लोच को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मांग की कीमत लोच को इस प्रकार से लिखेंगे अपन, डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स है, इसमें प्राइस ऑफ वाई और एम आपके जो हो गए वो स्थिर रहते हैं। तो
किसी भी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या परिवर्तन होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति होगी वह आपकी कीमत लोच कहलाएगी, यानी प्राइस इलास्टिसिटी कहलाएगी, प्राइस इलास्टिसिटी। इसे अपन ई और पी के नाम से भी संबोधित करेंगे। दूसरी तरीके से मीन्स आपका प्राइस ऑफ एक्स में परिवर्तन हुआ। दूसरी आपकी जो लोच होती है वह होती है आई लोच। देखिए आई लोच आपकी किस प्रकार से होगी, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, यदि अपन डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ केवल एम है, पी एक्स और पी वाई आपके स्थिर रहते हैं, तो एम में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति होगी वह मांग की आई लोच कहलाएगी। फिर आपका तीसरा है आरडी या तिरछी लोच। अपन किसे कहेंगे, तिरछी लोच किसे कहेंगे, उसको देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी अपन कैसे मापते हैं, यानी डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई का फलन है। मीन्स एक्स वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की जो आय है वो स्थिर रहती है। इसमें परिवर्तन होने के फलस्वरूप इसमें जो परिवर्तन की जो प्रवृत्ति होगी वह आपकी आरडी या तिरछी लोच कहलाएगी। अब जब भी अपन मांग की लोच पढ़ेंगे या लोच पढ़ें तो एक शब्द आना जरूरी है, वह मैंने आपको पहले ही बताया था। परिवर्तन की प्रवृत्ति क्या होगी, परिवर्तन की दिशा क्या होगी, या परिवर्तन में प्रतिशत परिवर्तन किस प्रकार से होगा, उसे अपन उसके अनुसार तीनों ही लोच को देखते हैं। फिर आता है इसमें सबसे बड़ा जो आपका पार्ट होता है वह होता है मांग की कीमत लोच किसे कहेंगे। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ते हैं वह है मांग की कीमत लोच। मीन्स कीमत लोच किस प्रकार की होगी उसको देखिए। सबसे पहले है ए मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई और पी नोटेशन अपन काम में लेते हैं। तो अपन ने ये देखा था अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें आपकी समान रहेगी, अन्य बातें समान रहने पर, समान रहने पर, अन्य बातें समान का मतलब आपका क्या है, प्राइस ऑफ वाई और एम जो है वह आपका स्थिर रहेगा। स्थिर रहने पर किसी भी वस्तु की कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन की प्रवृत्ति को कीमत लोच कहते हैं। कीमत लोच कहते हैं। यदि अपन इसको एक नोटेशन के रूप में देखें, डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और एम। मीन्स आपका प्राइस ऑफ वाई और एम जो आपका है वह आपका स्थिर रहता है। मीन्स जो डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स होगा, इसमें जो परिवर्तन होगा उसके फलस्वरूप डिमांड ऑफ एक्स में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होगी वही आपकी कीमत लोच कहलाएगी। यदि अपन इसको एक फॉर्मूले के रूप में देखें तो फॉर्मूला जो आपका है मांग की कीमत लोच इज इक्वल टू आपका क्या होगा उसको देखिए, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में क्या परिवर्तन होगा उसे ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। अब यदि अपन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार देखें तो
श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने जो मांग की लोच की परिभाषा जो दी थी वह उसकी व्याख्या एक अलग तरीके से की है, उसको भी अपन देखते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा कीमत जो लोच होगी मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटेवा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन क्या होगा उसको देखिए। यदि अपन मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन की बात करते हैं तो इसको अपन इस प्रकार से देखते हैं कि आनुपातिक परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन का मतलब आपका जो होता है प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू मांग मात्रा में परिवर्तन बटेवा प्रारंभिक मांग मात्रा अपॉन कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। इस तरीके से यदि इसको देखा जाए तो अपन इसको नोटेशन के रूप में यदि अपन लिखें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और करके डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डेल्टा पी अपॉन पी। डेल्टा एक्स वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन, प्रारंभिक मांग मात्रा, डेल्टा पी यानी कीमत में परिवर्तन, और पी यानी प्रारंभिक कीमत। जो डेल्टा है वह परिवर्तन का सूचक होता है। डेल्टा यानी परिवर्तन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज को प्रदर्शित करता है। यह परिवर्तन के लिए अपन प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो मैथमेटिकली इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी और पी अपॉन एक्स। ये ही आपकी मांग की लोच को मापने का बेसिक जो सूत्र है वह होगा। यदि डेल्टा को बहुत सारी बुक्स में जो लिखा गया है, डेल्टा को अपन डी भी लिख सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, डी एक्स अपॉन डी पी एंड पी अपॉन एक्स। यह है प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। चूँकि किसी भी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है, अतः इसका जो चिन्ह जो होगा वह आपका ऋणात्मक होगा। यानी चिन्ह हमेशा मांग की कीमत लोच का जो चिन्ह होता है, कीमत लोच का जो चिन्ह होगा वह हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु की मांग मात्रा और उसकी कीमत के बीच में जो संबंध होगा वह विपरीत संबंध होता है। मांग मात्रा व कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। इस कारण से इसका जो चिन्ह आएगा वह आपका ऋणात्मक होगा, और यही मांग की कीमत लोच को मापने का आधारभूत सूत्र कहलाता है। इस तरीके से यह अपना पहला पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।